मेरे पिया की महबूबा पार्ट 17। हाँ, मैंने ही कहा था सविता मामी को तुम्हारे यहाँ शादी की बात करने के लिए। जब मैंने अंशुल से पूछा तो उसका यह जवाब आया, लेकिन अभी क्या जल्दी है तुमको, ऐसी कौन सी आफत आ गई। मैं बिफर गई थी। जब तक तुम्हारे यहाँ कोई ना कोई रिश्ता लेकर आया रहता है, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए मामी को बोला था तुम्हारी मम्मी के कान में हमारे बारे में एक बात जरूर डाल दे। अंशुल ने रहस्य खोला। तो ये बात है। मैं भी सोचूं अचानक से सविता आंटी के दिमाग में क्या आया। वैसे तुमको नहीं लगता कि तुम कुछ जल्दबाजी कर रहे हो? चलो ठीक है, अब तुमने बोल ही दिया है तो आज शाम को मम्मी पापा से बात करने वाली है। किसी भी सरप्राइज़ के लिए तैयार रहना, आगाह करते हुए मैंने अंशु से कहा। मम्मी ने रात में पापा से ज़रूर बात की होगी, यह तो मुझे पता चल ही गया था, लेकिन मैं पापा के सामने मम्मी से कुछ नहीं पूछना चाहती थी, इसलिए सुबह तक का इंतज़ार करना उचित समझा। पापा के ऑफिस निकलते ही जब मैं ऑफिस के लिए निकलती हूँ तभी बात करूँगी, ऐसा तय करके मैं सो गई। लेकिन देर तक नींद न आने की वजह से मैं करवटें बदलती रही। मुझे थोड़ी चिंता हो रही थी। उस परिवार में तुम्हारी शादी नहीं हो सकती ईशु, तुम्हारे पापा ने मना किया है। मम्मी ने मुझे दो टूक सुना दी। लेकिन कोई वजह तो बताई होगी। मैं भी कहाँ हार मारने वाली थी। वजह कोई एक हो तो बताओ। तेरे पापा ने कहा है कि वह परिवार हमारे सामाजिक स्तर का नहीं है। लड़की हमेशा अपने से ऊंचे घर में देनी चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। और अभी तो लड़के की कोई नौकरी भी नहीं है। मम्मी की आवाज़ से मुझे पता चल गया था कि वह पापा के बात से सहमत है। नौकरी तो लग जाएगी ना मम्मी, कोई घर पर थोड़ी ही बैठा रहेगा हमेशा। मैंने जिरह की। मम्मी, उनके परिवार की इमेज अच्छी नहीं है। उसकी मम्मी बहुत ही झगड़ालू महिला है। यहाँ तक कि सविता ने भी उसकी मम्मी की बहुत बुराई की है। हाँ, अंशुल के बारे में ज़रूर कहा है कि वह अच्छा लड़का है, परंतु रहना तो तुझे परिवार में ही होगा ना। मम्मी ने सारी पिक्चर साफ कर दी। लेकिन मम्मी, आप पापा को मेरे कुछ कहने से पहले ही मम्मी ने बात काट दी और कहा, अब मैंने हमारी राय तुमको बता दी है, अब तुम उस लड़के का ख्याल बिल्कुल छोड़ दो। आज तेरे पापा ने जो भी कहा, मुझे उनकी बात में सच्चाई नज़र आई। यह जो प्यार व्यार के चक्कर में शादियाँ कर लेते हैं ना, जैसे ही परिवार में रहना पड़ता है तब सारा प्यार फुर हो जाता है। शादी के कुछ ही महीनों बाद सारी असलियत सामने आ जाती है और तब पछतावे के अलावा कुछ नहीं रह जाता। मेरी मानो तो पापा की पसंद से शादी कर लो, हम अच्छे से देख सुन के ही तेरा रिश्ता करेंगे और सबसे पहले तेरी पसंद ही पूछी जाएगी। मम्मी ने अंशुल से शादी के सारे रास्ते बंद करने का जैसे शाही फरमान सुना दिया। कल तक मैं जिस उम्मीद में फूली हुई घूम रही थी, उम्मीद के उस गुब्बारे को जैसे किसी ने सुई चुभ के फोड़ दिया हो। बेबसी और दुख से मेरी आंखें भर आई। बात करते करते ही मैं ऑफिस के दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। घबराहट के मारे मुझे पसीने छूट गए, सिर चकराने लगा। अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ के अपनी डेस्क पर बैठ गई। अब मेरे लिए काम करना नामुमकिन हो गया था, इसलिए मैं तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर घर वापस आ गई। फ्लैट में कोई नहीं था। पहुंचते ही मैं धड़ाम से बिस्तर पर गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। रोते रोते ही मैंने अंशुल को फ़ोन मिलाया। अंशु, तुम मुझे भूल जाओ, हमारी शादी कभी नहीं हो सकती। आज मम्मी पापा दोनों ने मुझे मना कर दिया। हिचकिचाया लेते हुए मैंने अंशुल को बताया। तुम रो क्यों रही हो ईशु? मैंने तुझे बोला था ना कि मैं सब ठीक कर दूंगा, तू चिंता मत कर। हालांकि अंशुल मुझे समझा रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ में अब वह ताकत महसूस नहीं हो रही थी जो कल तक वह सिर्फ मुझे तसल्ली देने के लिए और सब बोल रहा था। इतने सालों के साथ में
हम दोनों को जो खूबसूरत लम्हे दिए थे वो बार बार मेरी आँखों के सामने घूमते रहे। बिस्तर पर पड़ी मैं न जाने कब तक आंसू बहाती रही और अंशुल की बातें याद करती रही। इसी बीच 2-3 बार अंशुल का फ़ोन आ चुका था और हर बार उसने मुझसे पापा ने क्या कहा यही जानने की कोशिश की। हर बार मेरा वही जवाब होता और हर बार अंशुल पहले से ही ज़्यादा मायूस हो जाता। शाम हो चुकी थी। रो रो कर मेरी आंखें सूज गई, लेकिन अब पूरे दिन सोच विचार करने के बाद मैंने समझ लिया था कि अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है। परिस्थिति से समझौता करने के अलावा मैं और क्या कर भी सकती थी। पापा के लॉजिक के आगे वैसे भी मैं निरुत्तर हो जाया करती थी। उनसे जीतना नामुमकिन था, इसलिए मैंने बिना उनसे बहस किए ही हार मान ली थी। अंशुल को भी समझा दिया था, अब वह मेरे बारे में सोचना बंद कर दे। जिंदगी तो चलने का नाम है, वह चलती ही रहेगी। इस बीच अंशुल से मेरी मुलाकात तो ना के बराबर हुई। कभी अचानक बिना प्लान के मिल गए तो भी हम दोनों एक दूसरे से इस तरह व्यवहार करते जैसे पहचानते ही ना हो। हम दोनों के साथ ही इस दुख में जो हमसे भी ज़्यादा दुखी थी वह थी सविता आंटी। उन्होंने हमारे प्यार को अंकुर फूटने से लेकर हरे भरे पेड़ होने तक देखा था। हमारे प्यार की वह एकलौती साक्षी थी। उनका दुखी होना तो बनता ही था। मैंने देखा था जब भी वह घर आती अंशुल की बात मम्मी से ज़रूर करती। किसी भी तरह वह मम्मी को शीशे में उतार लेना चाहती थी। अंशुल और सविता आंटी के मन में क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन मैं मन ही मन हार स्वीकार कर ली थी क्रमशः। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।